साल 2024 विदा हो रहा है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल भी पूरे हो गए हैं। सरकार ने पिछले दिनों अपने 1 साल के काम गिनाए तो अब अपना फ्यूचर विजन भी बता दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया है कि साल 2025 में उनकी सरकार की प्रायोरिटी क्या होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवा, किसान, गरीब और महिला का कल्याण उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। महिला युवा नहीं, इसमें गरीब भी है, किसान भी है। ये 4 वर्गीकृत रूप से मुख्यतः हमारे पिलर्स हैं जिस पे हमको काम करना है। वैसे तो सरकार के सभी विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन कमोबेश चारों के आसपास में सभी विभाग की कोई न कोई भूमिका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि उनका विजन कैसे पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन के साथ आगे बढ़ेंगी सरकारी योजनाएं, दूसरे राज्यों के बेहतर कामों को बनाया जाएगा मॉडल। अगले 4 साल में डबल होगा प्रदेश का बजट। टियर 2, टियर 3 शहरों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। एमएसएमई उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। बड़े शहरों को समृद्ध बनाने की होगी कोशिश। 2 से 3 पंचायतों को मिलाकर बनेगी नगर पंचायत। महानगरों के आसपास के छोटे शहर मिलाकर तैयार होंगी मेट्रोपॉलिटन सिटी। खेती को बनाएंगे लाभ का धंधा। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि सहायक उद्योगों का होगा विस्तार। प्रदेश का 100% कृषि क्षेत्र सिंचाई के दायरे में लाने की तैयारी। दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा। साल 2025 उद्योग वर्ष घोषित, प्रदेश भर में उद्योग स्थापना का प्लान। फरवरी 2025 में भोपाल में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आने वाले 1 साल में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज की तैयारी। मध्य प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में विकसित करने की योजना। पर्यटन व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर लाकर प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने का प्लान। उधर कांग्रेस सरकार के फ्यूचर प्लान को जनता के मूल मुद्दों से मुंह मोड़ने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनाने के पहले बीजेपी कुछ बोलती है और सरकार बनने के बाद कुछ और। भाजपा ने जो वादे कर वोट लिए वो पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए नए सपने दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सरकार के 1 साल के काम के दावों पर भी सवाल उठा रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो उद्योग वर्ष मनाने जा रही है, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार लगातार है। मुख्यमंत्री जी को खुद बने हुए 1 साल हो गया। 1 साल में आप खुद कितने इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में लेकर आए हैं, कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है और कितने जो पुराने वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन कितने वादों को पूरा किया है। अभी तक धरातल पर कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, परंतु उद्योग वर्ष मनाएंगे। खैर, विपक्ष भले ही सरकार के फ्यूचर विजन पर सवाल उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने लीक से हटकर कई फैसले लिए हैं और विकास के कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ी है। बात चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश के कोने कोने में औद्योगिक निवेश के प्रयासों की हो, पार्वती कालीसिंध चंबल और केन बेतवा लिंक जैसी नदी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की हो। डॉक्टर मोहन सरकार ने पिछली सरकारों से हटकर काम किया है। देखना यह कि 2025 के विजन को सरकार किस स्तर तक धरातल पर उतार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। डॉक्टर मोहन सरकार का फ्यूचर विजन। जी हाँ, 2025 यानी कि नया साल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। ये दावा है सरकार का, ये विजन है सरकार का। 2024 विदा हो रहा है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के भी 1 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने पिछले दिनों अपने 1 साल में जो भी काम किए हैं वो गिनाए। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और उसी के साथ अब वो अपना फ्यूचर विजन भी बता रहे हैं। आगे किन किन क्षेत्र में किस तरह से काम होगा, सरकार की क्या प्रायोरिटीज होंगी, लेकिन विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है जो वादे कर आप सत्ता में आए थे जनता से, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप नए नए सपने दिखाकर उन मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों सरकार के फ्यूचर विजन पर विपक्ष को कंफ्यूजन है, सवाल है, चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। 1 साल में वादों की कसौटी पर कितनी खरी उतरी सरकार।
2025 के फ्यूचर विजन से कितनी बदलेगी प्रदेश की सूरत? क्या है मध्य प्रदेश को विकास के शीर्ष पर लाने का प्लान? डॉक्टर मोहन सरकार का फ्यूचर विजन कांग्रेस को क्यों दिख रहा कंफ्यूजन? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ गया। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता केदार सिरोही जुड़ गए हैं। बीजेपी से राजेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है। शुरुआत सुरेश जी आपसे करना चाहूंगी। बेहतर आप समझा पाएंगे, एक साल सरकार का भी, नई सरकार का, और इस नई सरकार का एक साल 2024 जो कि विदा हो रहा है। पिछले दिनों ही रिपोर्ट कार्ड पेश किया, सरकार ने दावे किए नवाचार को लेकर, किस तरह से मोहन सरकार ने फैसले लिए हम सभी ने भी देखा। अब फ्यूचर विजन की भी बात की जा रही है कि आने वाला साल मध्य प्रदेश की जनता के लिए कैसा होगा। 25 की या आने वाले साल की चर्चा जब की जाएगी जब हमें 2024 का आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट कैसा रहा मैं आपसे जानना चाहूंगी सुरेश जी। देखिए, सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उस पर पक्ष विपक्ष की राय भिन्न है। इसके बावजूद भी सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ रास्ता तय किया है और बहुत कुछ रास्ता तय करना बाकी भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। मध्य प्रदेश वह राज्य रहा है जहां उद्योग आते नहीं थे, और अब जिस तरीके से ग्राउंड जीरो का परिचय करा करके उद्योगों को ग्राउंड जीरो दिखा करके भाई आप देख लीजिए, हमारे यहाँ ये भूमि का मामला है, हमारे यहाँ ये श्रम का मामला है, हमारे यहाँ ये कनेक्टिविटी है रोड की और रेलवे की, और किस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं, आपको क्या रॉ मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। तो उद्योगों को जिस तरीके से संभागीय जो कार्यशालाएं हुई हैं उनके माध्यम से उनको जानकारी दी गई है, निश्चित रूप से उद्योगपति इस बात पर विचार करेगा, क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मध्य प्रदेश बीच का राज्य होने के कारण ना तो इनके पास बंदरगाह है मध्य प्रदेश के पास, ना ही कोई ऐसे कार्गो वगैरह है जिसके कारण उत्पादन को भेजा जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो सड़क कनेक्टिविटी हुई है उसके कारण उद्योगों के उत्पादन को सलीके से समय से पहुंचाने की व्यवस्था है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 2-3 दिन में आप देश के किसी भी कोने पर आप अपना उत्पादन भेज सकते हो। इसका एक बड़ा बेनिफिट मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। दूसरा, शांति का टापू है, ये अपनी जगह है, या राजनीतिक कोई अस्थिरता और या विवाद का लंबा विषय नहीं है जिस तरह अन्य राज्यों में राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ती हैं, वैसा भी नहीं है। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अभी कहा है, तो हम सभी इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि बुंदेलखंड के लिए जो काम हुआ है इसी प्रकार का अन्य राज्यों के लिए काम होगा। पानी जोड़ने वाले उसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो ये विश्वास करने की बातें हैं कि जब राज्य का मुखिया और केंद्र का मुखिया एक भाषा बोलता हो तो उसके अपने परिणाम है। जैसा मैं कह चुका हूं कि यहाँ विपक्ष भी कोई बहुत ज्यादा अड़ंगे नहीं डाल रहा, वो भी विकास में बराबर की भागीदारी चाहता है। तो इसलिए एक तो ये डेवलपमेंट के मामले हैं। दूसरा क्या है, जो एक सोशल सेक्टर के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, वो भी अपनी एक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन केवल सोशल सेक्टर से काम करने से नहीं चलेगा कि आप कृष्ण पाथे बना देंगे और भगवान कृष्ण के और भगवान राम के ये सारी चीजें कर देंगे। ये केवल पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का मामला है, इससे कुछ रोजगार जनरेट होगा, लेकिन आउटपुट आना चाहिए। क्योंकि हम 15-10 साल से तो कम से कम सुन ही रहे हैं कि रामपथ गमन का एक जो बनेगा, लेकिन उसमें तो अभी तक बहुत ज्यादा कुछ प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। तो उसको जो आप कह रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी बड़ी बातें हैं। एक बात मैं और महत्वपूर्ण मानता हूँ कि सरकार अपने मिशन को लेकर के ज्यादा काम कर रही है और जनता को उसके साथ कनेक्ट करने के लिए काम कर रही है। लेकिन एक जो अब बजट के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम सब आशान्वित हैं कि मध्य प्रदेश का बजट दुगना हो जाएगा। अन्यथा ये बात जरूर मान करके चलना चाहिए कि लाडली बहना सहित जिस प्रकार की योजनाएं जो आर्थिक एक प्रकार से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं और डेवलपमेंट के लिए कम राशि बचती है, बांटने में ज्यादा चली जाती है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पिछले एक साल के मूल्य का ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि सरकार ने, चूंकि बड़े नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री के रूप में जो आए हैं, जैसे उनके सामने जो नेता और मंत्रिमंडल में हैं वो उनसे भी एक जमाने में बड़े कद के थे, तो इन्हें उनके ऊपर अपना कद बनाने में, निर्णय लेने में मुझे लगता है कि कोई ऐसी परेशानी नहीं आई जिसके कारण
मध्य प्रदेश के विकास में किसी प्रकार का कोई झटका दिखाई दे। अब आने वाले मामले में जो प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां तय की हैं और उन्हीं जातियों के आधार पर उनमें लगभग सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं। तो उनके डेवलपमेंट के लिए ठीक है, प्लान बनाई है, आपने भी कुछ अपने उस कार्यक्रम में बताई है। तो निश्चित रूप से यदि उनके क्रियान्वयन को लेकर के और हम अपने प्रतिशत को ज्यादा ले जाएंगे तो ठीक रहेगा। एक बात मैं बिल्कुल और मानता हूं जो बहुत गंभीर है, मध्य प्रदेश में या इस समय जो विधानसभाओं को संचालित करने की समय सीमा कम हुई है, उसके कारण ब्यूरोक्रेसी पर किसी भी प्रकार का कोई जिसको कह सकते हैं ना नियंत्रण नहीं है, ऑडिट नहीं है उनका। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि यदि अधिक समय तक विधानसभाएं चलेंगी तो विपक्ष जो सवाल पूछेगा, धरातल की बातें सदन को बताएगा और ब्यूरोक्रेसी से उसके जवाब मांगेगा। आज ये परिस्थितियां कमजोर हो रही हैं, तो हमारा जो क्रियान्वयन है, आउटपुट है, उसका प्रतिशत कम रहता है, स्वाभाविक है। और अधिकारियों को ये समझने में भी परेशानी आती है कि भैया ये सब क्या हो रहा है। और उसी का एक बड़ा कारण है कि सौरभ शर्मा जैसे लोग निकल करके आ रहे हैं। तो ये बहुत हम सब लोगों के लिए गंभीर बात है। बेहतर एनालिसिस ये किया है सुरेश जी आपने। इसका जवाब राजेंद्र जी से लूंगी कि काम हुए हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं सरकार के लिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए। जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करना है और आगे इन चीजों को धरातल पर उतारना है। निश्चित ही प्रसिद्धा जी, लोक कल्याण के लिए समर्पित डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में बहुत सारे नवाचार हुए। हम और आप सबने देखा है कि औद्योगिक विकास के लिए संभागीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट किए गए, हर संभाग में उसके आयोजन हुए। इसी माह में दिसंबर में 7 तारीख को मेरे नर्मदापुरम में भी इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ के इन्वेस्टर उस दिन पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे मध्य प्रदेश से अन्य जगहों पे भी मिलाकर यहाँ से हुए थे कार्यक्रम। और निश्चित तौर पर यहाँ पर नवीनीकरण ऊर्जा के कई भूमि पूजन कार्यक्रम हुए। हमारे यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र था उसको डेवलप करने के लिए उसका विभाग का क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया। इन सब चीजों पर आपके यहाँ पूर्व में भी चर्चा हुई थी। उसी दिन जो है छोटे और लघु उद्योग की बात करते हैं तो उसमें MSME के लिए भी 12,000 लोगों को लगभग 367 करोड़ का अनुदान मुख्यमंत्री जी ने दिया था। एक बात बहुत अच्छी जो मैं अभी सुन रहा था विद्वान पत्रकार जी को, शर्मा जी को, तो उन्होंने सुरेंद्र जी ने कहा कि सदन चलने की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि सदन ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकारों में हो, विपक्ष अपनी भूमिका पे उतना खरा नहीं उतर पाता है, सिवाय हल्ला के, सिवाय बायकाट के। आपको ध्यान होगा क्योंकि सुरेंद्र सर काफी सीनियर है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी दिग्विजय सिंह सरकार में, तो एक बीजेपी के जो विधायक दल था उसने तय किया था, जो परसों माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी ने संविधान दिवस पे उसका उल्लेख भी किया था कि विपक्ष ने ये तय किया था, तत्कालीन विपक्ष ने, कि हम प्रश्नकाल बाधित नहीं करेंगे और उसको पूरे समय चलाया गया। तो क्या कांग्रेस के मेरे साथी या जो लोग हैं सदन को चलाने के लिए सहयोगात्मक रवैया नहीं अपना सकते? पर सिवाय हल्ला के कोई काम नहीं है, बहिर्गम हल्ला। तो निश्चित तौर पर इससे लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं कि जिन लोगों को हम जनप्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं, चाहे किसी भी दल के, अगर वो लोकसभा के मंदिर को वो समय नहीं देते हैं, वो सदन चलाने में उतना विश्वास नहीं रखते हैं, तो निश्चित ही इससे वही तो है ना राजेंद्र जी कि अगर कम अवधि होगी तो वो अगर प्रदर्शन ध्यानाकर्षण किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, उस समय उसी में चला जाएगा ना, चर्चा फिर नहीं होगी। अवधि अगर बड़ी होगी तो 4 दिन ध्यानाकर्षण होगा मुख्य मुद्दों पर, उसके बाद तो चर्चा होगी सदन में। पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय विपक्ष के सहयोग से रात को 11 बजे तक भी सदन चला है, ये रिकॉर्ड में है। लेकिन जब आप सहयोग नहीं करना चाहते, आपकी उसमें मतलब आप एक तरफ लोकतंत्र की बात कर रहे हो लेकिन हल्ला करके बहिर्गमी करना है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चिंता का विषय है। इस चीज को लेकर मैं कांग्रेस या भाजपा की नहीं कर रहा, निश्चित तौर पर मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि इसका समय बढ़ना चाहिए, इसमें अधिक से अधिक चर्चाएं होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को ही करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष भी अपनी भूमिका में सिवाय हल्ला करने के अलावा सकारात्मक चर्चा और आलोचना के लिए रहे, ये एक बात कह रहा था।
दूसरी चीज जो अभी हम विषय कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात हो रही है। जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, औद्योगिक 2025 को औद्योगिक वर्ष घोषित किया गया, तो निश्चित तौर पर जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी भी सरकारी नौकरियों में लगभग 1 लाख भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आगामी समय में जो 1 साल में उपलब्धियां हैं, उनके अलावा उस विजन के अनुसार आगामी और वर्षों में जो आने वाला समय है, इसमें हम विपक्ष का देखेंगे तो कि सवाल है मध्य कि प्रदेश जो विकास वादे पथ पर और आपने अग्रसर किए दिखेगा। जनता से वो पूरा नहीं कर रहे, नए नए सपने दिखाकर आप उनसे मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो अब कांग्रेस का आरोप है। कैसे मुंह मोड़ रहा है? जो जनता से वादे किए थे वो पूरे हो रहा है। आज आप देखिए कि जो औद्योगिक क्षेत्र की बात थी उसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, अभी फरवरी में आपके भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, तो प्रदेश के विकास के लिए औद्योगिक विकास की बात हो रही है। जहां तक अन्य जो विकास है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, इन सारी चीजों में सरकार लगातार काम कर रही है। जी केदार जी, देखिए, अभी 2-3 चीजें आपके इंट्रोडक्टरी में भी देखी और हमारे शर्मा साहब ने भी बताया। उन्होंने सबसे बड़ी चीज एक बता दी है, वो पूरी इस डिबेट का मतलब समरी कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आज उन्होंने कही है, मंच पे कही है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब आप ये समझिए कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो क्रियान्वयन का काम है, वो ब्यूरोक्रेसी के पास में होता है, अधिकारियों के पास में होता है। अगर आपका अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी ही काम नहीं कर रहा, इसका मतलब जो आप कह रहे हो वो हो नहीं रहा है। तो कागज देखिए और जमीन देखिए में बहुत बड़ा अंतर, ये हम लोग पहले से कहते आए और वो आज ये प्रूफ भी होता आ रहा है। कहा दूसरी बात, विपक्ष की भूमिका और सत्ता की भूमिका, दोनों का अपना एक अहम रोल होता है। दिग्विजय सिंह जी जब सरकार में थे तो उन्होंने बड़े अच्छे से सरकार चलाई और सबसे ज्यादा लंबे दिन के उन्होंने सदन रखे, चर्चा के अवसर दिए। भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराना नहीं चाहती, क्योंकि चर्चा कराएगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। इनकी नीति और नियत में बड़ा अंतर आता है। अभी जैसे अभी कुछ 2 दिन से 1 दिन से चल रहा है कि जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो उसके साथ ये एक इंटरलिंक करते हैं कि नर्मदा सिपरा को लिंक किया था इन लोगों ने। दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट डन बाय द बीजेपी। अब आप मजाक देखिए, उसमें अभी 700 करोड़ रुपए का उनका बिल ही नहीं भर पा रहे। वो योजना टोटल सुपर फ्लॉप हो गई है। वहां के लोगों को सिपरा में जो पानी नहाने के लिए साफ सुथरा चाहिए वो नहीं है। इंदौर के पास में वो सिपरा नदी का जहाँ पानी इन्होंने पंप ला के किया है, वो वहां से पानी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब विजन नहीं है, बस ड्रामा और दिखाना। ये भारतीय जनता पार्टी की तो आउटपुट नहीं, आपका ये कहना है कुछ 1 साल की बात वो कर रहे हैं कि सरकार का और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 1 साल पूरा जो नवाचार वो कर रहे हैं, जो उनके कार्यकाल में हुआ उसकी। ये भारतीय जनता पार्टी ना बड़ी तेज पार्टी है, पर्दा डालने में बड़ी खिलाड़ी पार्टी है, इनको मानना पड़ेगा। सरकार 2003 से चल रही, बीच में हम लोग 15 महीने आए थे, तो 1 साल कहना नहीं है। ये चारों मुख्यमंत्री इन्हीं के थे, इन्हीं की आइडियोलॉजी के थे, और सरकार ये नहीं, इनके ऊपर भी और कोई चला रहा है। उसका जो प्रमाण है वो राव उदय प्रताप जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 500 शिक्षकों को वो जानते हैं जिन्होंने अपना एक सब्स्टिट्यूट रख दिया। ये सब्स्टिट्यूट कौन है? ये आरएसएस के कार्यालय में कभी जाइएगा, मेरे काफी पहचान के नहीं, वो तो कार्रवाइयों पर वो कह रहे हैं ना कि बीजेपी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की तो कार्रवाइयां हो रही है, नहीं होती तो ये भी नहीं होता। उनपे कार्रवाइयां नहीं हो सकती। उन्होंने एक लंबी चोटी रख ली है, तिलक लगा लिया, और आरएसएस के कार्यालय के सामने खड़े हैं वो गुरुजी लोग। मैं भी जानता हूं उनको, मेरी पहचान के भी हैं, और वो वहां पर है, इसलिए वो मंत्रियों से नहीं डरते हैं। उन्होंने एक अपना डमी बैठा दिया है। ये तो चाल चरित्र और चेहरा हो चुका है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक पार्टी, एक सत्ता है जो उसको कंट्रोल करती है, वो आरएसएस है। आप देख रहे हो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में अगर किसी एक संगठन का अगर रोल जाता है, या बुरा लगेगा, जो उनकी बी टीम है उनको भी बुरा लगने लग जाएगा। आप शिक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। ये भ्रष्टाचार क्या, इसको गोल्ड मेडल जो मिले, ये गोल्ड मेडल है क्या? ये तमाचा है आपकी भ्रष्ट व्यवस्था के ऊपर कि आपके यहाँ किलो में सोना मिल रहा है, गाड़ियों में पैसा मिल रहा है। अभी आधे घंटे पहले एक तहसीलदार 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पटवारियों की अनगिनत कहानियां हैं। क्या मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप लोग? पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद करने में ये उनका जीरो टॉलरेंस है केदार जी,
ये जीरो टॉलरेंस, ये बीजेपी कहती है ये जीरो टॉलरेंस है। राजेंद्र जी जवाब देंगे। ये जीरो टॉलरेंस है कि बीजेपी की सरकार में ही इस तरह की कार्रवाइयां होती है। एक होता भ्रष्टाचार को परिचय देना, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को परिचय दिया जाता था, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। सेंट्रल में आपने देखा कितने मंत्री थे, ये कह रहा है कि सोना पकड़ा है, कितने मंत्री थे कनिमोझी और ये सब जो केंद्र सरकार के मंत्री थे जेल की हवा खाए हैं। तो वो काय के लिए खा रहे थे, वर्षों तक जेल में रहे, कितना बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार करते थे। मध्य प्रदेश सरकार में दिग्विजय सिंह सरकार में ये जो बात कर रहा है, उस समय भ्रष्टाचारियों को कितना बड़ा परिचय मिलता था ये भी आप जानते हैं। तो जब आप परिचय देते हो, कार्रवाई करते हो, उनका सवाल ये है कि जो अब तक जो आपकी प्लानिंग थी वो धरातल पर नहीं उतरी, कुछ आउटपुट नहीं निकला, तो अब ये जो आगे जो आप दावे कर रहे हैं इनका क्या होगा? जो राशन जा रहा है उसको तो आप गड़बड़ कर रहे हो। कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हो? आपने कोरोना में इंजेक्शन भेज दिए ठाकुर साहब, कहाँ लगे हो कोरोना में दवाई लोगों को जीवन बचाने की? वो तो आपने भेज दिए। लेकिन आप जो बात कर रहे हो, आपकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचारियों को सदैव परिचय दिया गया है, तो कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अब रुक जाइए केदार जी, फ्यूचर विजन सुन लीजिए। एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बड़े शहरों को समृद्ध बनाने की कोशिश होगी, इन्वेस्टर समिट को लेकर काम हो ही रहा है, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, कृषि सहायक उद्योगों का विस्तार होगा, 2 लिंक परियोजना की शुरुआत, क्योंकि ये लिंक प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत ही मध्य प्रदेश से हुई है, पूरे देश के लिए है। तो इसकी शुरुआत ही मध्य प्रदेश से हुई है, तो मध्य प्रदेश के लिए तो ये बड़ी सौगात मानी ही जा रही है। इसी के साथ दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा, टूरिज्म को बढ़ावा, ये फ्यूचर विजन है सरकार का। केदार जी देखिए, ये पहला कैसे हो सकता है? फिर नर्मदा सिपरा लिंक कौन सी थी? नर्मदा सिपरा लिंक क्या था? फिर उसको भी तो पहले ये इंटरलिंक कह रहे थे। देखिए, ये जो हमारे देश में कांग्रेस ने 6000 करीब डैम बनाए हैं और ये 1919 के दौर से हमारे देश में काम चालू हो गया। 105-7 साल से ये डैम का काम चल रहा है। हमने एशिया का सबसे बड़ा भाखड़ा नागल बांध भी बनाया। मध्य प्रदेश के कई डैम है, वो तवा डैम जो ठाकुर साहब के यहाँ पानी आता है वो भी कांग्रेस ने बनाया। तो और इसका जो काम शुरू किया है, केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत पहले से चर्चा चल रही है। अंबेडकर जी का जिक्र भी किया है इसमें मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि ये अंबेडकर जी की सोच थी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सोच थी। उन्होंने सीधे खारिज किया है कि अटल बिहारी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। जो ये उन्होंने ये भी कहा कि आपने इसका क्रेडिट अंबेडकर जी को नहीं दिया। ये भी देखिए, वो तो आरोप लगा सकते हैं। आज वो इसका क्रेडिट सीआर पाटिल को देंगे क्या? तुलसी सिलावट जी को क्रेडिट देंगे क्या? नहीं देंगे। जो मुखिया होता है उसके पास क्रेडिट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पास, आज ही देख लीजिए ना, आज मोदी जी की तुलना जब हो रही है तो किस तरीके से फड़फड़ा रही है भाजपा। तो ये कई चीजें ऐसी है। देखिए, वो प्रोजेक्ट लंबे समय से था, उस पर 2005 में मनमोहन सिंह जी जो आज नहीं रहे, उन्होंने ही साइन किया था बाबूलाल गौर जी और मुलायम जी के सामने उस प्रोजेक्ट पे। उसके जो प्रॉब्लम थी, बीच में अब्स्ट्रैक्ट थे, जिनको कहना चाहिए लीगल थे, कुछ एनवायरमेंटल के थे, तमाम थे, वो धीरे धीरे क्लियरेंस हुए। अब जब मोदी जी इतने ही बड़े शुभचिंतक थे तो 2013-14 के बाद में उन्होंने क्यों नहीं किया? जब से तो दोनों जगह यूपी में और यहाँ भी सरकारें थी। तो ये एक अपना फ्रेमिंग करने में भारतीय जनता पार्टी वो है। अब आप देख लीजिए, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो फार्मर बेस्ड इकोनॉमी है। फार्मर की एक्चुअल इनकम बढ़ रही है पर रियल इनकम कम हो रही है। इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी है, जरा इसको गहरे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा, मध्य प्रदेश जो है वो गरीब कहना चाहिए, आर्थिक कमजोर वर्ग बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर कोऑपरेटिव सेक्टर वो है दिनों दिन हमारा गिरता जा रहा है। इवन मैं सरप्राइज्ड हूं कि जो हमारा एक स्ट्रेंथिंग करने वाला मिल्क सेक्टर था वो भी अभी डामाडोल है। उसके लिए भी कोई स्पष्ट प्लान और विजन सरकार के पास नहीं है जो सेकेंडरी इनकम को बढ़ा दे। तीसरी बात, हम जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करते हैं या स्पाइस क्रॉप की बात करते हैं, तो आज लहसुन और प्याज के किसानों की स्थिति आप देख लीजिए। लहसुन हमारे यहाँ 80,000 करोड़ का क्रॉप साइज था पिछले साल, 80,000 करोड़ का। इस बार वो 15,000 करोड़ रुपए तक नहीं रुक पाएगा। 80,000 और 15,000 करोड़ के बीच में 65,000 करोड़ का गैप आ रहा है। ये आप डेटा अपने टेक्निकल टीम से एनालिसिस करा सकती हैं, डिबेट में तो ये क्या बताएंगे।
ये 65,000 को हम किस तरीके से उनको बैकअप देंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। केला के किसानों के साथ हमारी क्या स्थितियां हैं। इंडस्ट्री की बात हो रही है, वेलकम दैट कि हमारी, हम तो होपफुल है सरकार से कि आने वाले समय में ये जो 20 साल में जो चतुराई काटी है इनने, ये ना काटे और ईमानदारी से काम करे। जिस आशा के साथ में सरकार को चुना है, जिस विजन और वादे के साथ सरकार लोगों के बीच में आई है। आज आपको मैं एक और अंतिम बात बता दूं, जो धान है इन्होंने 3100 रुपए खरीदने की बात की थी। पिछली बार भी एमएसपी पे खरीदा, इस बार भी एमएसपी, दोनों साल का एमएसपी का जो डिफरेंस है 1717 रुपए है, जिससे एक किसान को एक हेक्टेयर पे 85,000 रुपए का लॉस आ रहा है। ये लॉस कौन बियर करेगा? गेहूं के किसानों का लॉस बियर कौन करेगा? सोयाबीन के किसानों का लॉस बियर कौन करेगा? आज मध्य प्रदेश का जो 65% पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम में आ गई। अब अधिकारियों की बात कर लेता हूँ बहन में, उनके प्रमोशन नहीं हो रहे। कम है केदार जी, थोड़ा जल्दी। बहन अब क्या करूं, भाजपा की तकलीफें इतनी ज्यादा है। जो ऑफिसर वर्ग है उनके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। आप किसी भी अधिकारी को भी फोन लगा लीजिए, वो सबसे ज्यादा परेशान है। लंबे समय से उनके प्रमोशन नहीं हो रहे। ठीक है। छात्रों का आपने अभी 4 दिन पहले आपने बड़ी स्टोरी चलाई थी, आपने इंदौर को कवरेज। राजेंद्र जी से छोटा सा जवाब पे चर्चा को समाप्त करूंगी। राजेंद्र जी, अभी तो बहुत काम होना है। केदार जी ने, आप अपनी फहरिस्त लेके बैठे, ये काम हो गया, वो उन्होंने पूरा बता दिया। ये काम जब चलता है तो विकास के काम के लिए अनंत आसमान रहता है। काम निश्चित तौर पर और आगे होना और बेहतर होना। ये पुराने बता रहे थे भाखड़ा नंगल और 1 बांध 2 बांध या 1 एम्स 2 एम्स, तो उनकी जगह आप ये देखिए कि बाद में कितने बने 10 साल में। ये आंकड़े भी अगली डिबेट में मैं बता दूंगा, क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए। इन्होंने कहा प्रमोशन नहीं हो रहा है। अरे भाई, दिग्विजय सिंह की सरकार के समय सबसे ज्यादा नौकरियां खत्म हुई हैं। उन्होंने ही बैन लगाए थे, अनुकंपा नियुक्ति तक बंद कर दी थी। आप प्रमोशन की बात कर रहे हो, किसकी सरकार में सर आप कर दीजिए ना, दिग्विजय सिंह जी को छोड़िए, आप कर दीजिए ना। अभी हमने चर्चा की है कई इश्यूए की सियासत पर भी। दूसरी लेकिन चीज, मुझे ऐसा आपने लगता कहा है कि किसान आधारित है। 20 साल पहले मध्य प्रदेश के किसान की स्थिति क्या थी और आज क्या है, आप गांव में जाके खुद देख लीजिए। किसान खुशहाल है, किसान को उसकी फसल का पूरा उत्पादन का कीमत मिल रही है। आज 20 साल पहले जिस गांव में 5 ट्रैक्टर नहीं रखे थे, आज हर गांव में अभी कई कमियां हैं, उनमें सुधार होगा। राजेंद्र अब आपको नहीं दिखता, ये अलग बात है, क्योंकि आप कांग्रेस के जो हमारे साथी है वो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दड़ा लेते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा केन बेतवा, 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा संकल्प है, जो प्रसीता जी ने कहा, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। तो उनको तो श्रेय दिया है ना, उनको तो बोला ही है प्रधानमंत्री ने कि विजन उनका था। प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, उस पर काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है देश और प्रदेश के लिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर विकास की बात हो रही है तो एक मंच पर आकर काम होना चाहिए। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 2025 का फ्यूचर विजन सरकार का हमारे सामने है। अब ये देखना होगा धरातल पर कितना उतरता है और प्रदेश कितना आगे बढ़ता है। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।